लाइफ में है, हम उससे, ठीक है हम गलत चीजें नहीं सीखेंगे, लेकिन उसकी जो अच्छी चीजें हैं वो हम सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अब दुर्योधन जो था शास्त्रों की नॉलेज में बहुत वो था, क्लियर था। अब उसके सामने, और ऑल्दो भीष्म पितामह उस समय युद्ध के जो थे, युद्ध संचालन कर रहे थे, युद्ध के बिल्कुल जिसको कहते हैं एचओडी थे, कमांडर थे। तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास ना जाके वो सीधा जाता है किसके पास, द्रोणाचार्य के पास जाता है। अब द्रोणाचार्य के पास जा रहा है तो द्रोणाचार्य इस बात का बुरा मान सकते हैं कि भाई कि कैसे तुम ये कर सकते हो, कि भाई मैं भी, हम दोनों सेम एज ग्रुप के, इनफैक्ट भीष्म पितामह जो थे द्रोणाचार्य से बड़ी एज ग्रुप के थे, तब भी दुर्योधन जो जाता है द्रोणाचार्य के पास जाता है। ऐसा कोई बता सकता है क्यों? व्हाट्स द डिप्लोमेसी है? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों जाता है? हाँ जी, भीष्म पितामह के पास जाने की बजाय वो द्रोणाचार्य के पास क्यों जाता है, जबकि भीष्म पितामह इज कमांडर इन चीफ उधर। मगर उसको ये मालूम है कि उसने द्रुपद के पुत्र दुष्टुम्न को हमेशा वॉर में ट्रेनिंग दी है, तो कहीं वो पार्शियलिटी करके उसकी साइड ना ले, या वो पांडवों भी उसके बहुत फेवरेट रहे हैं और अर्जुन है साथ में उसका प्रिय शिष्य, कहीं वो उसकी कमजोरी ना बन जाए। और द्रोणाचार्य जो कि सेनापति है, आई सपोज नहीं, सेनापति तो भीष्म पितामह है। ओके, वो तो एक क्वेश्चन द्रोणाचार्य है। के लेकिन बहुत सारे जो उसके शिष्य सिखाए हुए सामने हैं, उसके हाँ, शत्रु हैं, तो कहीं वो पर कमजोर ना। सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो भीष्म पितामह ज्यादा पांडवों से अटैच थे। उन्होंने उनके फादर का रोल प्ले किया कि कैसे वो उनके फादर का रोल बना सकते हैं। सो क्यों ऐसा हुआ? द रीजन बीइंग हियर, क्योंकि हमारे को 4 वर्ण दिए गए हैं शास्त्रों में, 4 वर्ण जिसको कहते हैं वर्ण और आश्रम। वर्ण इज ऑक्यूपेशन और आश्रम इज कि आप कौन से आश्रम में हो, ठीक है। तो उस आश्रम की एक कैटेगरी होती है, जो ब्राह्मण्स होते हैं वो सबसे टॉप पे होते हैं, क्षत्रिय सेकंड कैटेगरी में आते हैं, थर्ड कैटेगरी में वैश्यास आते हैं और फोर्थ में शूद्रास आते हैं। सो अब हमारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कैसे हमारी वैदिक सोसाइटी जो थी, क्या ये इन्हीं डिविजन्स के ऊपर थी, मतलब दिस इज रेसिज्म, कि आपका क्या ख्याल है कि इज दिस रेसिज्म कि आप कोई ब्राह्मण्स हैं, कोई शूद्रस है, कोई वैश्यास है, कोई किस क्षत्रियास हैं, तो ये क्या कैटेगरी है, ये क्यों हुआ? ये तो काम के आधार पर बांटा गया था ना, हमने ऑक्यूपेशन के आधार पर बांटा हुआ था, धर्म के या हमने कास्ट सिस्टम के आधार पर तो नहीं बांटा हुआ था। ये तो हम बाद में जाकर इस लेवल पर उतरे हैं, नहीं तो ऑक्यूपेशन के आधार पर जो पढ़ सकता, जो ब्राह्मण था उसका पुत्र ब्राह्मण ही चलता जा रहा था, क्षत्रिय का क्षत्रिय चल रहा था, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन था, और शूद्र को हमने लोअर कास्ट में रखा था जो बाकी काम कर रहे थे। वेरी राइट। तो हमने ये देखा कि हमारी सोसाइटी में कास्टिज्म नहीं था पहले। इट वाज लाइक कि जो हमारी वैदिक सोसाइटी को बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको बहुत गंदे तरीके से दिखाया जाता है कि भैया इनमें कास्टिज्म था, इनमें ये आश्रम थे। हमारे यहाँ महिलाएं भी हमेशा इक्वली ट्रीट की गई हैं। आप मुगलों, ये चंगेजी चिल्जी के पहले देखिए तो सभी औरतें हर स्तर पर, आपके गुरुकुल में भी लड़कियां पढ़ने जाती थी, अक्सर गुरु अपने पुत्री का विवाह अपने प्रिय शिष्य से भी कर देते थे। हमारे यहाँ राजनीति में औरतें बराबर रही हैं। आप देखिए कितनी रानियां हमारे यहाँ बराबर है। इट वॉज ओनली विद द बिगनिंग ऑफ दिस ऑल मुस्लिम रूलर्स कि हमने उनको बचाने के लिए अंदर किया, और उसी को हमारी सोसाइटी ने फॉलो करके औरतों को अंदर कर दिया। नहीं तो पढ़ाई लिखाई किसी भी क्षेत्र में हमारे यहाँ की औरतें एट पार थी विद मेन, इवन दे वर मोर इम्पोर्टेंट, दे वर मोर एजुकेटेड, दे वर मोर टैलेंटेड। Simply to protect their modesty, we kept them inside, and since then they have been struggling to come out. तो जो एक चीज थी, जो एक एरा के टाइम पे ये सारे डिफरेंसेस आए, जो एक हिस्ट्री में था, उससे पहले जो हमारी वैदिक सोसाइटी थी वो बहुत अच्छे से वो थी कि लोगों का बचपन से ही माइंडसेट होता था कि हमें क्या बनना है। अब जैसे कोई किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी ब्रह्मचारी आर नॉट, ब्रह्मचारीज आर नॉट मेड, दे आर बोर्न। तो हर बच्चे का उसका माइंडसेट देख के उसको उस फील्ड में डाला जाता था। आजकल हर बच्चे के ऊपर बर्डन है, हर बच्चे देखते थे और बच्चों की ट्रेनिंग उसी हिसाब से थी। आजकल तो हमने लाड़ में बुरा बेड़ा कर रखा है इनका।
नहीं, आजकल बच्चे क्या हर चीज पढ़ रहे हैं, फिर वो 11th और 12th में जाके उनका आता है कि अब आप चूज करो। पर ये चीज क्या थी, बिल्कुल बचपन से ही इन लोगों की स्टार्ट हो जाती थी कि क्या माइंडसेट था। सोसाइटी वाज परफेक्टली डिवाइडेड। तो हम ये देख रहे हैं कि द्रोणाचार्य के पास जो गए थे दुर्योधन, वो इसलिए गए थे क्योंकि वो ब्राह्मण कैटेगरी के थे, और भीष्म पितामह जो थे वो क्षत्रिय कैटेगरी के थे। तो भीष्म पितामह इस बात का फॉल्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको आदर देना ही चाहिए। ठीक है, एज के हिसाब से भीष्म पितामह जो थे वो एज में बड़े थे, लेकिन जो वर्ण के हिसाब से, जो आश्रम के हिसाब से द्रोणाचार्य, सॉरी वर्ण के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से नहीं, जो वर्ण के हिसाब से जो द्रोणाचार्य थे वो अबव थे। तो ये दुर्योधन के, मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि डिप्लोमेसी भी यही है कि उसको पता था कि अगर वो पहले भीष्म पितामह के पास जाएंगे, तो अगर वो सबसे पहले भीष्म पितामह के पास जाएंगे तो द्रोणाचार्य बुरा मान सकते हैं, लेकिन अगर वो द्रोणाचार्य के पास जाएंगे तो भीष्म पितामह बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वर्ण के हिसाब से उनका स्टेटस हाई था। सेकेंडली, वो भीष्म पितामह के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि भीष्म पितामह ने पहले ही बोल दिया था कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा युद्ध के अंदर, और उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था पांडवों के प्रति। पर द्रोणाचार्य जो थे, अगर वो उनको मतलब उनका अगर वो अटैचमेंट ले ले, उनका अटैचमेंट था एज अ शिष्यों की तरह, अर्जुन के प्रति उनका अटैचमेंट था, पर वो द्रोणाचार्य बेसिकली को अपनी साइड करना चाहते थे कि वो उनके वश में आ जाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह का तो फोकस बहुत क्लियर था कि तुम गलत कर रहे हो, युद्ध गलत है, ये युद्ध में मेरे को पार्टिसिपेट नहीं करना था। लेकिन द्रोणाचार्य वाज इनडिसिसिव, द्रोणाचार्य का डिसीजन बड़ा फ्लिकरी था, तो उन्होंने कहा हम ले लेंगे। ठीक है, थर्ड की मतलब मैं भीष्म पितामह को तो ब्रेक नहीं कर सकता इस पॉइंट पे आके, पर मैं द्रोणाचार्य को जरूर ब्रेक कर सकता हूँ। थर्ड, उन्होंने सीधा ये कहा कि द्रुपद के पुत्रों को देखो। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगेन इस मतलब एक ही श्लोक में हमें दुर्योधन की कितनी डिप्लोमेसी दिख रही है, और अब हम इसको कोरिलेट करेंगे हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस के हिसाब से और प्रेजेंट इमोशंस के हिसाब से। तो जो आप देखेंगे थर्ड में उन्होंने क्या, अगर हम सेकेंड लाइन पढ़े तो उन्होंने लिखा है, जो व्यू की रचना है, युद्धम द्रुपदा पुत्रम, उन्होंने दृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला द्रुपद के पुत्र। द्रुपद के साथ जो उनका रिलेशन था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि द्रुपद के साथ उनका जो 36 का आंकड़ा था, कि द्रुपद ने पहले प्रॉमिस किया कि एज अ गुरुकुल में कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरा आधा किंगडम आपका किंगडम है। फिर जब वो द्रोणाचार्य को जरूरत पड़ी तो उन्होंने उस किंगडम के लिए मना कर दिया कि ये तो बचपन की बातें थी, आप इसको ऐसे सीरियसली कैसे ले सकते हो, उनका अपमान किया। फिर द्रोणाचार्य ने शिष्यों को ट्रेन किया और अर्जुन गए और उन्होंने द्रुपद को कैप्टिवेट किया, और उसके बाद द्रुपद की इंसल्ट हुई तो द्रुपद ने एक यज्ञ कराया जिससे द्रौपदी आई और साथ में दृष्टद्युम्न आए, जो कि द्रोणाचार्य के अंत का रीजन थे। तो उन्होंने, दुर्योधन इतने क्लेवर थे कि उन्होंने क्या किया, जो दुपटी रग है ना, कि जो उनका दुश्मन है, कि द्रुपद का पुत्र, द्रुपद ने ऐसा यज्ञ किया कि उसके यज्ञ फल से उत्पन्न होने वाला पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, या तो आप उनको मार दो या वो आपको मार देगा। सो आप समझ पा रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड द विकेडनेस, जो उन्होंने एक विकेड गेम खेला। ठीक है, सो हमने इस एक ही लाइन में देखा कि दुर्योधन की डिप्लोमेसी 3 वेज में सामने आई। ठीक है, 3 वेज में वो डिप्लोमेसी आई। सो दुर्योधन वो सो स्टकअप, दुर्योधन सिर्फ एक ही चीज पे स्टकअप था, मुझे पांडवों को हराना है। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट श्लोक और पढ़ूंगी तो मैं फिर और अच्छे से बता पाएंगे कि वो कैसे स्टकअप था। ठीक है, अत्र शूर महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधे युयुद्धन विराटश्चा द्रुपदश्चा महारथी। मीनिंग पढ़िए। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं।
यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दुष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो अगर अब हम इन दोनों श्लोकों को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करें, तो अगर हम ये देखें कि उन्होंने पहले कहा, आप एक बार भारती जी मीनिंग दोबारा पढ़िए श्लोक का। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष, नहीं इस ऊपर की श्लोक का, अच्छा, इस श्लोक में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यथा एक मिनट, यहाँ पे वर्ड आया धनुधर, ठीक है, ये सेंटेंस जो बोल रहे हैं दुर्योधन बोल रहे हैं, तो आप धनुधर को अंडरलाइन कर दीजिए। तो धनुधर, आप एक बात बताइए, भीम किस चीज के लिए माने जाते हैं? गदा युद्ध। तो फिर धनुधर में भीम के क्यों बताया गया? धनुर्धर तो वैसे धनुर्धारी हो गया, धनुष के समान। धनुर्धर तो वो होते हैं जो धनुष को उठाते हैं, और सिर्फ अर्जुन है जिनका नाम इस युद्ध में प्रवीण आता है। और भीम के लिए हमने पढ़ा है, या भीम के बारे में हम सब ये जानते हैं कि वो जो है गदा के ऊपर बहुत उनका जो है एक्सपर्टीज है। तो यहाँ पे क्यों आया भीम का नाम? तो भागवत गीता हैज टू बी इंट्रिकेटेडली स्टडीड, ताकि हमें हर एक वर्ड जो है, एक एक शब्द नाना अर्थ का है, मतलब बहुत सारा अर्थ हमें बताता है, और हम उसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम जब दुर्योधन के माइंडसेट पे आते हैं, जब हम किसी को अपना बहुत दुश्मन मान लेते हैं, जब हम एक ही बंदे के ऊपर, जिसको कहते हैं खुंदक खा लेते हैं, या कभी हम एक ही बंदे के ऊपर स्टकअप हो जाते हैं, तो क्या हमारे बैक ऑफ द माइंड वही नहीं चलता रहता? क्या हमारी इंटेलिजेंस जो होती है वो कैप्टिवेट नहीं हो जाती? मतलब कि आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, उसी चीज की बात सामने आ जाती है, वही बंदे के बारे में आप बोल जाते हो। जबकि दुर्योधन वो सो स्मार्ट, पर उसके बावजूद भी जब वो धनुधरों की बात कर रहा है, ही सो स्टक अप विद भीम, क्योंकि उनको लगता है बाकी सबको तो भीष्म पितामह देख लेंगे, द्रोणाचार्य देख लेंगे, मेरे जो चक्कर के हैं वो है भीम। तो उनके माइंड में भी वो बार बार बैक ऑफ द माइंड चलता है कि ये भीम है, ये भीम है, भीम की वजह से मेरे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज जो है वो द्रोणाचार्य के अंदर भी डाल रहे हैं। द्रोणाचार्य के अंदर वो, अब ये जो है ये दुर्योधन बोल रहे हैं, ये दो श्लोक, फर्स्ट श्लोक में वो द्रोणाचार्य को अपने दुश्मन द्रुपद के बारे में बता रहे हैं, फिर उनको धृष्टद्युम्न के बारे में बता रहे हैं, थर्ड में भीम को, अपने भी माइंड को बोल रहे हैं कि तुमने भी भीम को जो है कॉम्बैक्ट करना है भीम के साथ। ठीक है, अच्छा, युयुधन कौन थे? किसी को पता है? युयुधना कौन थे? Anyone want to attempt? ठीक है, सो ऐसा हुआ था कि धृतराष्ट्र जब गंधारी ने कंसीव किया हुआ था, तो गंधारी का जो कंसेप्शन था वो बहुत लंबे टाइम तक डिले हो गया, बहुत लंबे टाइम तक वो चलता रहा, और तब तक कोई उनका पुत्र नहीं हुआ। तो उस समय धृतराष्ट्र बहुत रेस्टलेस हो रहे थे कि पांडव जो हैं वो, पांडु जो हैं वो तो जंगल गए हुए हैं, कभी कहीं उनके पुत्रों की न्यूज ना आ जाए, तो ही वॉज बीइंग वेरी रेस्टलेस। तो जो मेड थी, तो धृतराष्ट्र ने उस मेड के साथ कॉपुलेट किया, और उनका एक पुत्र हुआ, इलिजिमिनेट पुत्र हुआ, जो थे युयुधन। ठीक है, तो धृतराष्ट्र के एक्चुअली एक डॉटर थी दुशाला, 100 कोरुस हो गए, 100 जो कौरव्स हो गए, और एक जो इलिजिमिनेट चाइल्ड था वो थे युयुधन। अब युयुधन जो थे, अब यहाँ देखिए कि युयुधन तो कौरवों की साइड थे, पर यहाँ वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं दुर्योधन की युयुधन भी हैं, जबकि वो कोई इतने ब्रेव वॉरियर नहीं थे, पर युयुधन को क्यों करा गया?
ऐसा हुआ था जब कुरुज और कौरवों की जो कुरुज की सेना और साथ के साथ पांडवों की सेना जब कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी थी, तो युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध शुरू होने से पहले ये बोला था कि जिसको जो सही लगता है या जो गलत लगता है, जिसकी साइड सही लगती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी भी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, आप इंटरचेंज हो सकते हैं, आप इंटरचेंज आ सकते हैं। तब युयुद्धन ने, जो कि उन्होंने अपने दुर्योधन को बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, गलत कर रहे हो, तब युयुद्धन ने फैसला किया नहीं, मैं पांडवों की साइड जाऊंगा, और वो पांडवों की साइड चला गया। वॉर होने से जस्ट फ्यू मिनट्स बैक युयुद्धन जो थे वो पांडवों की साइड चले गए। तो इट रिक्वायर्स ब्रेवरी, क्योंकि पांडवों के समय 8 अक्षणी सेना का युद्ध कर रही थी और कौरवों के टाइप 11 अक्षणी सेना कर रही थी। तो एक मॉरल रखना, मतलब दुर्योधन भी उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं सटली या इनडायरेक्टली, कि जब हम अपने मॉरल्स रखते हैं तो अगला विकेट पर्सन आपसे डरेगा ही डरेगा। अगर आप मॉरली बहुत स्ट्रांग है, चाहे अगला पर्सन कितना भी विकेट क्यों ना हो, जबकि युद्धन में ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं थी, कोई ऐसा युद्ध कौशल इतना एक्सपर्टीज लेवल पे नहीं था कि वो अगर कि मतलब उनको अर्जुन से कंपेयर नहीं किया जा सकता था, भीम से कंपेयर नहीं किया जा सकता था, उनको किसी से भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता था, स्टिल दुर्योधन उनका नाम ले रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि एक बंदा कितना भी विकेट, दुर्योधन जैसे विकेट थे, उन्होंने डिप्लोमेसी खेली, उन्होंने द्रोणाचार्य को उनकी वीकनेस दिखाई कि भैया तुम्हें पता है कि द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, वो तुम्हारा अंत बनेगा, फिर भी जब धृष्टद्युम्न तुमसे वॉरफेयर सीखने आया था, तुमने उसको वो वॉरफेयर सिखाया, जबकि ये इट वॉज नॉट अ क्लोज सीक्रेट, इट वॉज एन ओपन बुक थिंग कि वो तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। तो तुमने उसको सारा बोमैनशिप और सारी आर्चरी सिखाई। तो तुमने जो ये चीज किया, 10 मिनट्स में क्लास एंड होगी, प्लीज रिज्वाइन, मेरे पास मैसेज आया। जो तुमने ऐसी बेवकूफी उस समय करी, मतलब द्रोणाचार्य को इनडायरेक्टली कह रहे हैं, अभी वो बेवकूफी मत करना। अगर अभी तुम्हें मौका मिलेगा अपोजिट टीम को मारने का, तो वो लेना, इमोशनली मत खेलना, भीष्म पितामह की तरह सेंटिमेंटलिस्ट मत बनना, क्योंकि भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आपको नहीं है, आपकी फैमिली है आगे, आपको देखना है। कोई भी विकेट पर्सन होता है वो किसी के भी मॉरल्स को कैसे खेल सकता है, या हम भी होते हैं, जब अगर हमारा दिमाग किसी से स्टक अप है कि भाई ये हमारा दुश्मन है, तो हम साम दाम दंड भेद सब यूज करते हैं। लेकिन अगर दूसरा पर्सन अपने मॉरल्स को स्टिक करेगा, तो बैक ऑफ द माइंड फियर रहता है कि भाई इसके मॉरल्स इतने स्ट्रांग है, ये इतना मतलब राइट और रॉन्ग का एग्जैक्ट डिसीजन ले सकता है। तो ये चीज जो है वो विकेट पर्सन को बैक ऑफ द माइंड भी हिलाती है। अब हम इसको मेडिकली भी कोरिलेट करेंगे आफ्टर फिनिशिंग दिस श्लोक। तो हमने देखा कि पहले तो भीम का नाम लिया गया बोमेन्स में, जबकि भीम बोमेन नहीं थे, तो दुर्योधन वो स्टक अप, अटके हुए थे दुर्योधन भीम के ऊपर कि इसको तो मेरे को मारना है। उसी को उन्होंने एंड में भी पॉइजन भी दिया था, ठीक है। और उसके बाद युयुद्धन का नाम आया, फिर विराटा। विराटा का कोई इंसिडेंट बताएगा, विराटा का नाम क्यों आया? विराट किंगडम जो था, जहां पे पांडवों ने अज्ञातवास करा था, तो फिर द्रोणाचार्य को विराट किंगडम के बारे में क्यों बता रहे? ऐसा हुआ था जब पांडवों के ऊपर ये था कि 1 वर्ष का अज्ञातवास उनको झेलना पड़ेगा। अगर वो इस अज्ञातवास में पकड़े गए तो उनको दोबारा से 12 वर्ष का संन्यास और 1 वर्ष का और अज्ञातवास होगा। तो उस समय ऐसा हुआ था कि कीचक नाम का एक व्यक्ति था जो कि महारथी था, जिसने द्रौपदी, जो कि उस समय एक ब्यूटिशियन के वे में छुपी हुई थी, उसके ऊपर बुरी नजर रखी और उसको मतलब उनको एक्सप्लॉइट करने का कोशिश किया द्रौपदी को। तब द्रौपदी जो थी भीम के पास गई थी कि, और भीम को कहा था कि मेरी हेल्प करो, बहुत हो चुका, डोंट मेक मी एवरी टाइम
कि मैं हमेशा ही पिसती रहूं, तो अब आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो वो युधिष्ठिर महाराज के पास नहीं गई, क्योंकि अगर वो युधिष्ठिर महाराज के पास जाती तो वो दिक्कत होती, क्योंकि वो तो कहते कि नहीं, इन्होंने तो हमें सहारा दिया हुआ है, और वो धर्म के रास्ते पे चलते। तो इस बार द्रौपदी सीधा जो थी भीम के पास गई, और उन्होंने भीम को कहा कि मेरी हेल्प करो। तो भीम ने क्या किया, वो एक स्त्री का रूप धारण करके कीचक को वहां पे बुलाया गया, और उन्होंने कीचक की हत्या करी। ठीक है, ये सबको पता है। नाउ कीचक वॉज वेरी पावरफुल, वेरी ब्रेव, ही वॉज महारथी। तो उस टाइम पे यही युद्ध में ये होता था कि कोई महारथी होगा तो वो महारथी के साथ ही लड़ेगा, कोई अर्धरथी होगा तो वो अर्धरथी के साथ लड़ेगा। तो जो वैदिक सिस्टम उस समय था, इट वॉज वेरी वेरी शार्प और वेरी वेरी एक्यूरेट। तो जब पता चला कि कीचक का वध हो गया है, तब तब शकुनी जो थे वो कहते ये तो न्यूज मिली है, क्योंकि दुर्योधन ने उस समय अपने सारे स्पाइस जो थे वो इधर उधर भेजे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि कुछ भी पांडवों के बारे में पता चले हम उनको अज्ञातवास में फाइंड कर लेंगे। पर जब उनको पता चला स्पाइस के कि कहीं से कोई न्यूज नहीं है, सिर्फ ये पता चला कि विराटरा के किंगडम में कीचक का वध हो गया, तब इन लोगों का दिमाग खनका। तो भीष्म पितामह ने भी कहा कि कीचक को सिर्फ 2-3 जने ही मार सकते हैं, एक दुर्योधन मार सकता था कीचक को, और एक भीम मार सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भीम कहीं ना कहीं उधर होंगे। तो ये पूरी जो सेना थी हस्तिनापुर की, ये पूरी सेना हस्तिनापुर की जाती है करने विराटा किंगडम में। और जब वो विराट किंगडम में जाती है, तो तब ये बड़ा सा प्लान करके जाते हैं, जो विराट के किंगडम से बहुत बड़ा प्लान करके जाते हैं कि आपने क्या करना है कि एक तरफ से एक सेना को भेज देते हैं, जो विराट किंगडम के जो रूलर होते हैं वो उधर उधर चले जाते हैं उस सेना से लड़ने, और इधर से कुरुज अटैक करते हैं। अब क्या होता है, विराट किंगडम का जो उनका उनका उत्तराधार जिसको कहते हैं आगे की लाइनेज होती है, वो होता है उत्तर कुमार। उत्तर कुमार जो होते हैं वो बहुत बोस्ट करते होते हैं अपने बारे में कि मैं तो बहुत ब्रेव हूं, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, जबकि उनको कोई नॉलेज नहीं होती। और एंड में क्या होता है, जब वो कुरूज आ रहे होते हैं और उनके फादर कहीं और लड़ाई कर रहे होते हैं, तो उत्तर कुमार के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जाके कुरूज को फेस करो। तब उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनमें कोई नॉलेज नहीं होती। तब क्या होता है, द्रौपदी सजेस्ट करती है कि आप ऐसा करो, भृनिल्ला को ले जाओ। भृनिल्ला कौन थे? भृनिल्ला जो थे वो अर्जुन थे, जो उस समय एक टीचर, एक डांस टीचर के और एक यूनेंच के फॉर्म में उस किंगडम में छुपे हुए थे, क्योंकि उनको उर्वशी का श्राप था उस समय। 1 साल के लिए अर्जुन ने अपनी पोटेंसी खोई थी, वो इम्पोर्टेंट हो गए थे, क्योंकि उनको उर्वशी का उस समय श्राप लगा था। तो वो एक भृनिल्ला नाम के डांस टीचर के सामने थे, डांस टीचर थे, जो उत्तर कुमार की जो बहन थी उसको डांस सिखाते थे। तब भृनिल्ला जो थे, और उन्होंने उनका युद्ध जो है जिसको कहते हैं उनका चैरियट को रन किया, और जो उत्तर कुमार थे वो पीछे बैठे। एंड में जब उत्तर कुमार ने विशाल कुरु सेना देखी, उनके हाथ पैर ठंडे हो गए, तब अर्जुन ने वो युद्ध लड़ा भृनिल्ला की फॉर्म में। तो दुर्योधन जो है वो इसमें भी द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, उस समय भी भीष्म पितामह गए थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, सारे थे अगेंस्ट अर्जुन। सिर्फ एक अर्जुन खड़े हुए थे, और बाकी पूरी कुरु सेना विद कर्ण, विद दुर्योधन, विद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब खड़े हुए थे। तो दुर्योधन यहाँ पे भी उनका वीक पॉइंट कर रहे हैं कि तुमने विराट युद्ध में भी तुम अर्जुन से, जो कि तुम्हारा शिष्य है, उससे मात खाई थी, उसने अकेले ही पूरी कुरु डायनेस्टी को हराया था। ठीक है, तो दुर्योधन जो है बार बार द्रोणाचार्य के वीक पॉइंट्स के ऊपर स्टकअप कर रहे हैं, बार बार कि तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुमने धृष्टद्युम्न को सिखाया, तुमने विराट किंगडम में युद्ध में
भी हार गए। तुमसे अच्छा तो युयुधन था, जो कम से कम क्लियर तो है, उसने उधर जाके फाइट करना करा। तुम तो फंसे हुए हो, तुम तो अभी भी इमोशनली स्टकअप हो कि तुम अर्जुन को नहीं मारोगे, तुम पांडवों को नहीं मारोगे, तुम ऐसे करोगे। तो दुर्योधन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भीष्म पितामह तो बहुत क्लियर थॉट के थे कि कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, और जो उनके साथ अर्जुन है वो पांडव राइट है, हम गलत युद्ध कर रहे हैं, मैं 5 पांडव को नहीं मारूंगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। पर लेकिन जो द्रोणाचार्य थे, क्योंकि वो इनडिसिसिव थे, उनके मॉरल्स थोड़े से वो थे कि, और सेंटिमेंटलिस्ट थे कि द्रुपद ने उनको किंगडम देने से मना कर दिया, तो उन्होंने अर्जुन को ट्रेन करके द्रुपद को बुलाया। तो वो इमोशंस के अंदर ज्यादा रहते थे, वो स्टकअप थे। तो द्रोणाचार्य वो स्टकअप इन इमोशंस, और दुर्योधन वो स्टकअप विथ हेट्रेड। तो द्रोणाचार्य थे जो वो इमोशंस के साथ ही खेलते रहते थे कि मेरे मित्र ने मेरे को प्रॉमिस किया, उसने मुझे नहीं दिया, तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, विक्टिम कार्ड खेलना। और मतलब ये मेरा अश्वत्थामा मेरा पुत्र है, ऑल्दो इसका इतना क्वालिफिकेशन नहीं है, पर मैं इसको फिर भी सिखाऊंगा, ब्रह्मास्त्र देना सिखाऊंगा, मैं इसको ये देना सिखाऊंगा। तो उनका जो था इमोशनल वीकनेस था। और विकेट पर्सन लाइक दुर्योधन, उन्होंने उनकी वीकनेस कर ली, भीष्म पितामह में वो वीकनेस फाइंड नहीं कर पाए। तो अब उनकी वीकनेस को बार बार स्ट्राइक करते रहे, बार बार स्ट्राइक करते रहे, कि उनको बार बार बोल के कि देखो द्रुपद के पुत्र ने नेक्स्ट आर्मी बनाई है, क्योंकि धृष्टद्युम्न थे कमांडर इन चीफ पांडु आर्मी के, ठीक है। और युयुद्धन को देखो, उसने मॉरली कितना वो किया, विराट युद्ध में तुम हार गए अर्जुन से, ठीक है। एंड अगेन फिर द्रुपद का नाम आया, द्रुपद का नाम 2 बार आया, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर एक डिप्लोमेसी देखेंगे, मेरे ख्याल से क्लास खत्म होगी अभी 1-2 सेकेंड्स में, सो वी विल रीजॉइन, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे वो वीकनेस से खेल रहे हैं। तो आपकी लाइफ में भी जो आपके विकेट, आपकी लाइफ भी आप भी देखेंगे कि अगर आप सिर्फ इमोशंस के साथ ही रहते हैं, आप बिल्कुल जिसको कहते हैं किसी भी इमोशंस में बहते हैं, कि इनसिक्योरिटी हो या लाइक किसी के लिए किसी मतलब सेंटिमेंटल, अगर आप सिर्फ सेंटिमेंटल